चलो देखो, इसके पहले की क्लास में जो है रोमन सिविलाइजेशन पढ़ा दिए थे। रोमन सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे, पूरा हिस्ट्री पढ़े थे, क्या है रोमन सिविलाइजेशन क्या नहीं है। आज जो है एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है, आज जो है हाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन देखो, ग्रीक सिविलाइजेशन का जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो है एक ग्रीक सिविलाइजेशन जो है ये भी एक रोमन सिविलाइजेशन की तरह जो है एक सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, एक सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, एक पुराना सिविलाइजेशन है जो अपने लेगेसी, अपने फिलॉसफी, अपने कल्चर के लिए बहुत जाना जाता है। देखो ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, ग्रीक और रोम एंशिएंट टाइम में दुनिया के दो सबसे पॉपुलर स्टेट हुए हैं। दुनिया के दो सबसे जो है यानी कुल मिला के देखा जाए तो दो सबसे मतलब पॉपुलर और सबसे ज्यादा जो है रिनोवेट अगर कोई स्टेट हुआ है एंशिएंट टाइम में तो दो स्टेट, एक है ग्रीक और एक है रोम। तो रोम शहर से एक नया सभ्यता निकला जिस सभ्यता को हम लोग पढ़े रोमन सिविलाइजेशन, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक एक पर्टिकुलर देश का नाम है, आज इसका नाम चेंज है मॉडर्न टाइम में। आज इसका नाम मे बी हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक बोल के रिपब्लिक ऑफ हेलेना या हेलेनिस्टिक बोल के कुछ है, लेकिन प्राचीन काल में जो है इसको ग्रीक के नाम से ही जाना जाता है। अब देखो जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ये सिविलाइजेशन माना जाता है 1200 से लेके 800 बीसी तक क्या होता है ये चलता है। ग्रीक सिविलाइजेशन माना जाता है कि 1200 से लेके 800 बीसी तक क्या होता है ये ग्रीक सिविलाइजेशन चलता है, और जिस एरा के टाइम पे चलता है उस एरा को कहा जाता है मिसीनियन माइसीनियन एरा। नाम भी बड़ा खतरनाक है। हाँ, माइसीनियन एरा है ना। इस एरा को यानी ग्रीक सिविलाइजेशन के इस एरा को बिगिनिंग ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन was called Mycenaean age and Mycenaean period। इस एज को, इस पूरे एज को डार्क एज कहा जाता है। इस पूरे इजिप्ट सिविलाइजेशन के एज को डार्क एज कहा जाता है। मतलब डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में उस समय कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस सिविलाइजेशन मृत सिविलाइजेशन था, मतलब एक ऐसा सिविलाइजेशन जिस सिविलाइजेशन में कुछ था नहीं। वही हो गया एक ऐसा देश जिस देश में कुछ है नहीं। तो ठीक उसी तरीके का यहां पे भी था, डार्क एज था। डार्क एज कहने का मतलब होता है कोई भी तरीके का डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का कोई नया इन्वेंट, ये सब देश में जो है नहीं होता था। अब बात आता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ग्रीक है कहां। लेकिन 1200 से 800 बीसी तक का जो एरा चला उसको डार्क एज कहा गया, क्योंकि नो प्रोग्रेस, कोई इसमें क्या होता है कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। नो डेवलपमेंट, नो प्रोग्रेस, नो इन्वेंशन, कुछ नहीं होता है। बट 800 से लेके बाद के 146 बीसी तक ये सभ्यता वो सभ्यता बना, और इसने दुनिया को इतना कुछ ना दिया कि आज भी दुनिया इसको याद रखता है। तो एक ऐसा देश, एक ऐसा सभ्यता जो सभ्यता शुरुआती समय में जो है मृत जैसा दिखता था, लेकिन समय बदला, परिस्थिति बदली, और एक ऐसा एंशिएंट शहर के रूप में ये खड़ा हुआ। न जाने कितने अनगिनत चीज दुनिया को जो है दिया, और आज वो चीज आज भी वो चल रहा है। इनके द्वारा शुरू किया गया आइडिया, इनके द्वारा शुरू किया गया, इनके द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट के ऊपर आज पूरा का पूरा मॉडर्न टाइम में सारा कुछ एक्टिविटी, सब कुछ बहुत कुछ दिया गया। पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलो ठीक है, इस एज को जो है प्रोग्रेसिव एज कहा जाता है।
या हेलेनिस्टिक एज कहा जाता है। अच्छा, अब ये ग्रीक है कहां एक्चुअली ये देश? तो देखा जाए तो ये जो ग्रीक देश है ना इज एक्चुअली सिचुएटेड इन यूरोप। ग्रीक इज द पार्ट ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट। सबसे पहले तो ये क्लियर रखेंगे कि ग्रीक जो है वो यूरोप का पार्ट है। ग्रीक वॉज द कंट्री ऑफ ग्रीक वॉज द कंट्री ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यानी एक यूरोप महादेश का जो है एक क्या है, देश है। तो यूरोप का एक कॉन्टिनेंट का देश है। ये कहां पे पाया जाता है मैप में? तो एंशियंट टाइम का मैप अगर देखोगे तो ये मैप में कहां पाया जाता है पता है? ये एक ऐसा ग्रीक है जो तीन तरफ से जो है वाटर से क्या है, घिरा हुआ है। यानी ये जो शहर है, ग्रीक जो देश है, ये तीन और से क्या होता है, वाटर से जो है घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय वाटर। यानी द थ्री एरिया ऑफ Greek was covered by the ocean and sea. Like एक सी को कहा जाता है मेडिटेरियन सी, पढ़ियो तुम लोग। एक सी को कहा जाता है आस, एक सी को एजिशियन सी कहा गया, एजिशियन सी। एक को कहा गया आयोनियन सी, आयोनियन सी। यानी तीन सी से क्या है, ये घिरा हुआ है। और बाकी का जो एक पार्ट है वो पूरी तरीके से माउंटेन से घिरा हुआ है। इतना ना इसका मतलब डिफरेंट ज्योग्राफी है कि इसका ये डिफरेंट ज्योग्राफी होने के कारण, देखो ध्यान दो, इसके डिफरेंट ज्योग्राफी होने के कारण ये क्या होता है कि ग्रीक एक देश नहीं था, एक देश नहीं था। ग्रीक एक देश नहीं था। क्यों? ड्यू टू द ज्योग्राफिकल रीजन। अब ये एक हम तो देखे तीन तरीके से सी से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है माउंटेन से घिरा हुआ, माउंटेन टेरेन से जो है घिरा हुआ है। अब सिंपल बात है, यहां पे इस ग्रीक में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे। यानी ऐसे कहें तो द होल ग्रीक हैज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टेरिटरी। यानी ये इतना बड़ा जो ग्रीक दिख रहा है, ये जो इतना बड़ा ग्रीक है, छोटा छोटा टेरिटरी में क्या हुआ था, ये छोटा छोटा देश में क्या हुआ था, ये पूरा का पूरा ग्रीक ही ये छोटा छोटा एरिया में क्या हुआ था, बटा हुआ था। छोटा छोटा आइलैंड यहाँ पे बहुत था। समझ में आ रहा है क्यों आइलैंड कह रहे? क्योंकि पानी के पास था ना, चारों तरीके से जो है वाटर से घिरा होता था। और एक सिटी स्टेट दूसरे सिटी स्टेट के साथ किसी भी तरीके का लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता था। क्या बताएं हम? यानी ईच सिटी स्टेट डज नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ बॉर्डर विद द अदर सिटी स्टेट इन ग्रीक, एंड दिस इज द यूनिकनेस ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ ग्रीक। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि ग्रीक में अब पूरा ग्रीक जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में जो है बटा हुआ था, और जो स्टेट्स थे ना उस स्टेट्स को कहा जाता था पॉलिस। यही से ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। द होल ग्रीक हैज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टेरिटरी, एंड ईच एंड एवरी टेरिटरी हैज देयर ओन गवर्नमेंट, has their own law, has their own population, has their own army. That means एक इंडिपेंडेंट देश को बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर सिटी स्टेट के पास था। हर सिटी स्टेट के पास अपना खुद का एक टेरिटरी होता था जो दूसरों से सटता नहीं था, अपना गवर्नमेंट होता था जो उस एरिया को चलाता था, अपना लॉ होता था, अपना आर्मी होता था जो उस एरिया को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और अपना पॉपुलेशन होता था, अपने यहां के लोग रहते थे। यानी ये अपने आप में एक देश थे, एक अपने आप में जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट थे। यही कारण है तो इसको लोग उस समय के लोग क्या कहते थे, पॉलिस। दैट मीन्स द होल ग्रीक हैज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेरिटरी, एंड ईच एंड एवरी स्मॉल टेरिटरी
is considered polis. Each and every small territory is independent country, है ना। और ग्रीक में जो है उसको क्या कहा जाता था, पॉलिस। और पॉलिस को इंग्लिश में क्या कहा जाता था, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट का मतलब होता है आज का स्टेट। सिटी स्टेट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, अपना एक अलग देश है ना। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे स्टेट होते थे सब अपने आप में एक अलग देश थे, क्योंकि अलग सरकार था, अलग राजा होता था, अपना अलग टेरिटरी होता था, अपना अलग आर्मी रखते थे, और उस तरीके से राज्य को क्या करते थे, चलाते थे। यानी ज्योग्राफी इतना डाइवर्स था ग्रीक में कि कई सारे छोटे 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 आइलैंड में अपना सरकार, अपना टेरिटरी, अपना पीपल, अपना लॉ, अपना आर्मी लेकर क्या होता था, वहां पे एक स्टेट का जो है अवधारणा, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट और एक इंडिपेंडेंट कंट्री का जो है निर्माण होता है। एवरी सिटी स्टेट आर इंडिपेंडेंट कंट्री बिकॉज दे ऑल हैव द गवर्नमेंट, all had the government to rule that territory, all had the law, all have the army, all have the permanent populations, है ना। तो ये सब कुछ था। बट इन तमाम सिटी स्टेट्स में जो है कुछ बहुत ज्यादा रिनोवेड सिटी स्टेट। देखो सिटी स्टेट तो बहुत सारा था, कोई कहता है कि सिटी स्टेट तो इतने थे कि गिन नहीं सकते ग्रीक में, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड थे ना, ये ज्यादा बड़े नहीं होते थे सिटी स्टेट। द सिटी स्टेट विच इज कॉल्ड polis, which is called country, okay, they are not too large, they are very small, because the whole Greek was divided into small island, so every island had their own government। तो ये अपना खुद का सरकार इसके पास होता था, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, कुछ फेमस, कुछ सबसे विकसित इस समय का क्या था, कुछ सिटी स्टेट था। तो कुछ सिटी स्टेट है जिसका पहला नाम हम बात करते हैं एथेंस। ये एक सिटी स्टेट है, किसका सिटी स्टेट है, ग्रीक का। एक और सिटी स्टेट स्पार्टा, है ना, SPARTA, स्पार्टा, ठीक है। और भी बहुत तरीके का सिटी स्टेट है, लेकिन इसको दो ही हम लोग क्यों पढ़ते हैं, और दो ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एथेंस और स्पार्टा इस पूरे ग्रीक सिविलाइजेशन का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सिटी स्टेट था, है ना। यानी एथेंस एंड स्पार्टा आर द एथेंस एंड स्पार्टा वेयर द टू लार्ज सिटी स्टेट इन द ग्रीक। यानी पूरी ग्रीक में जो है सबसे बड़ा अगर कोई देश हुआ करता था तो दो देश था, एक का नाम था एथेंस और एक का नाम था स्पार्टा। एक का नाम था एथेंस और एक का नाम था स्पार्टा। अब ये जो एथेंस और स्पार्टा था इनका एक अलग कहानी है। एथेंस और स्पार्टा का एक अलग कहानी है। अब देखो स्पार्टा, एथेंस ये दोनों ही ग्रीक का पार्ट था, तो इसको हम लोग अलग तरीके से नहीं पढ़ते। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ग्रीक सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ कब, ये समझे, कहां पे था ये समझे, कैसा था ये समझे। अब हम लोग समझ रहे हैं कि इसका फीचर्स क्या है। देखो ग्रीक सिविलाइजेशन को कहा जाता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन वाज द बर्थ प्लेस ऑफ, ग्रीक सिविलाइजेशन वाज द बर्थ प्लेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी ग्रीक में ही तो है एथेंस, और एथेंस दुनिया का पहला देश है जो दुनिया को सबसे पहले क्या दिया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया दुनिया को। और आज दुनिया के लगभग वो हर देश डेमोक्रेटिक है। तो थैंक्स टू द एथेंस, द पीपल ऑफ एथेंस हु क्रिएटेड अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम which is very reliable in contemporary world। आज के समय में बहुत रिलायबल है, सब देश डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी मतलब तो पता है हम लोग को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब वेयर द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट,
है ना? पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन एवरी एक्टिविटी ऑफ स्टेट। लोग ही बैठते हैं, एमपी एमएलए को नहीं भेजते, खुद ही बैठे कानून बनाते, खुद ही देश का डिसीजन लेते। पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, इसको थोड़ा समझा देते हैं कि एथेंस जो दुनिया को दिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एथेंस दुनिया को जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिया उसका एक सीधा मतलब होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी एथेंस में सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया। और यहां पे क्या होता था, यहां के जो लोग होते थे वो लोग तय करते थे अपना सरकार, यानी द पीपल ऑफ एथेंस फॉर्म द गवर्नमेंट थ्रू द वोट। फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ सिस्टम वाज सीन इन द वर्ल्ड, पहला बार दुनिया में इस तरीके का सिस्टम देखा गया जहां पे जनता, जहां पे प्रजा, जहां पे लोग ही अपना सरकार बनाए। और ऐसा ऐसा सरकार नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे था, यानी वहां के लोग खुद सरकार बनाए और खुद ही बैठ के कानून बना रहे हैं। सारे लोग खुद ही बैठ के कानून बना रहे, खुद ही बैठ के निर्णय ले रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यानी पूरा का पूरा गवर्नेंस जो है वो कौन देख रहा है, डायरेक्टली हैंडल बाय द पीपल ऑफ एथेंस। वो अलग बात थी कि वहां पे सभी लोग को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन कुछ लोग, जिन लोग को वोट देने का अधिकार था, उनके पास यह अधिकार होता था कि वो वोट दे सकते हैं, और वोट देने के बाद, सरकार बनने के बाद, वो सरकार के लिए खुद भी निर्णय ले सकते हैं, सरकार के लिए कानून बनाने में भाग ले सकते हैं। जब कानून बन रहा होता है तो वहां के लोग जाते थे भाग लेने, हर डिसीजन में उनका सहमति रहता था। बट आज हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट है। हम खुद थोड़े जाते कानून बनाने, हम देखो हम लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, यहां बैठिए लोग। बट एथेंस में ऐसा नहीं था, जो वहां के नागरिक थे उनके पास ये अधिकार था कि आप जनता के लिए कानून बनाओगे, आप पूरे देश के लिए कानून बनाओगे, देश के लिए डिसीजन, हर कुछ। लेकिन हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसा डेमोक्रेसी जहां पे लोग ही सरकार बनाते हैं, बट इनडायरेक्टली लोग ही कानून बनाते हैं, बट लोग खुद बैठ के कानून नहीं बनाते हैं, अपने में से एक एमपी एमएलए को चुन देते हैं, वो जाकर उनके लिए कानून बनाते, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था, सारे लोग ही बैठ के कानून बनाते थे। और ये एथेंस में पॉसिबल था बिकॉज ऑफ द स्मॉल टेरिटरी, बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशंस, है ना। और एक और अच्छा बात था कि सारे एथेंस के लोग सिटीजन नहीं थे, तो कुछ 60% सिटीजन थे। तो जो सिटीजन थे उन्हीं के पास अधिकार था कि सरकार और कानून बनाना और इलेक्शन में खड़ा होना, सरकार बनाना, सरकार का निर्णय लेने में वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। एथेंस दुनिया को पहला दिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो आज हर देश में है। ये एथेंस ही है जिसने दुनिया को सबसे पहले दिया सिटीजनशिप ना। दुनिया में पहले सिटीजन बोल के कुछ नहीं होता था। दुनिया को सबसे पहला पार्ट पढ़ाया कि देखो एक ओरिजिनल मेंबर होता है अपने स्टेट का, और जो ओरिजिनल मेंबर होता है अपने स्टेट का उसको सिटीजन कहते हैं। So the idea of citizenship was first time given by the peoples of Athens. So it is the contributions of Greek civilization who gave the birth to the idea of citizenship, which is highly recognized and highly accepted by all the country in modern time. आज दुनिया के हर देश अपने लोगों को क्या देता है, नागरिकता देता है, सिटीजनशिप। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप का मतलब होता है लीगल मेंबर्स ऑफ स्टेट, यानी आप स्टेट के वास्तविक और कानूनी क्या हो, सदस्य हो। वो बात अलग थी कि यहां पे सिटीजनशिप का पहले कॉन्सेप्ट आया, बट आज दुनिया के हर व्यक्ति जो देश में पैदा लेता है वहां का नागरिक होता है, उसकी पैसा, इकोनॉमिक नहीं देखा जाता है, बैकग्राउंड, धर्म नहीं देखा जाता है, स्टेटस नहीं देखा जाता है, बस वो यहाँ पे पैदा ले लिया चाहे कुछ भी हो, वो नागरिक बन गया भारत का। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था। एथेंस में सिटीजनशिप का आइडिया इन्हीं लोगों ने निकाला कि हमारे एथेंस के कि कौन कौन से लोग नागरिक कहलाएंगे, तो बोला वही लोग नागरिक कहलाएंगे जो लोग पुरुष है, मैन। पेट्रियार्कल सिस्टम,
है ना? तो दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ एथेंस ऑन द बेसिस ऑफ पैटार्की, पैटार्कियल सोसाइटी, मेल डोमिनेट सोसाइटी, बिकॉज दे कंसिडर कि मैन आर कैपेबल टू एक्सरसाइज पॉलिटिकल एंड लीगल पावर, यानी राजनीति, सरकार चलाना, देश चलाना, कानून बनाना, ये सब काम जो है मेल का है, पुरुष प्रधान काम है। तो ये पुरुष ही देखेंगे इनको। तो किसको किसको दिया जाता था एथेंस में नागरिकता? मैन को दिया जाता था। और किसको दिया जाता था? वेल्दी पीपल। वेल्दी पीपल मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी होता था, प्रॉपर्टी होल्डर। क्या बता रहे हैं? प्रॉपर्टी होल्डर, यानी जिनके पास संपत्ति हुआ करता था ग्रीक में, उनको नागरिकता दी जाती थी। मतलब पूरा का पूरा ग्रीक में अगर 100% लोग हैं तो बस केवल 60% लोग ही नागरिकता पाते थे। बाकी किनको नागरिकता नहीं मिलती थी? 40% में कौन कौन आता था? सबसे पहले वीमेन। वीमेन्स आर नॉट गिवन सिटीजनशिप इन एथेंस। क्यों नहीं दिया जाता था? उन्होंने कहते हैं वीमेन्स का क्या काम है, इसमें वीमेन, ये तो मेल एरिया है, नहीं तो मेल एरिया है। सरकार चलाना, सरकार बनाना, कानून बनाना, डिसीजन लेना, ये करना, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी, है ना? तो वुमेन्स को वहां के, देखो थॉट कैसा वहां का, मतलब वुमेन्स को लेके कितना ज्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड है पीपल। आज भी है, आज थोड़ा कम है, उस टाइम पे ज्यादा थी। और ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्लासिफाइड किया गया। तो वुमेन्स को लोग क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वुमेन्स का काम क्या है? वुमेन्स आर बोर्न टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ हस्बैंड, वुमेन्स आर बोर्न टू rearing and bearing of children, women are born to do household activities, women are born to perform reproductive function। ये तमाम बातें कहा गया। और ये बातें क्यों कहा गया? बिकॉज बोला गया कि दीज आर द एरिया एंड सब्जेक्ट ऑफ, ये जो एरिया है ये सब्जेक्ट किसका है? ये आपका जो है फेमिनिज्म का है, फीमेल का एरिया है, फेमिनाइन एरिया है। तो ये इसीलिए उनको नहीं दिया जाएगा, ये मान लेंगे, क्योंकि इनको माना जाता सिद्धावाद, इनकैपेबल। they are not able, they are not capable to handle the political and administrative service। खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते तो देश का कैसे ध्यान रखेंगे? ये बात उस समय कहा जाता था। क्यों इनको माना जाता है? दे आर फिजिकली वीक ना, दे आर फिजिकली वीक ना। और ये जितना भी बड़ा काम है, पुलिस को अपॉइंट करना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, किसी को ये करना, कंट्रोल करना, ये सब फिजिकली स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए। और फिजिकली स्ट्रांग नॉर्मली कौन होता है? मैन। मैन आर कॉल्ड फिजिकली स्ट्रांग, भले दिखने में पतला दुबला हो, जाई हो, बट भाई स्ट्रांग। हाँ, एक बहन जो कि 18 साल उम्र की है, एक भाई जो 12 साल की उम्र का है। बहन उससे हाइट में भी ठीक ठाक है, उससे ऐसे भी ठीक ठाक है, भारी भरकम है ना, सौम्या की तरह। बट अगर उसका भाई 12 साल का है, एकदम पतला दुबला, उससे छोटा है, फिर भी जो है अगर वो कहीं ऐसा जगह जा रही है, ऐसा जगह जा रही है जहां पे बहुत अनजान जगह है, तो भाई को भेज दिया जाता है। ये 12 साल वाला क्या करेगा? मारेगा, दुख पड़ेगा उसको नहीं। बट सोसाइटी का साइकोलॉजी देखो, सोसाइटी का साइकोलॉजी देखो कि अगर भाई जा रहा है तो सेफ, हाँ, मतलब क्यों? ताकतवर है ना। तो देखो सोसाइटी का, लोगों का थॉट भी यही है, मन में भी यही बस गया है। मैन कितना भी हो फिजिकली स्ट्रांग होता है, फीमेल कितना भी हो वीक होता है ना। कई दफा नहीं होता है, मारपीट होता है तो बोल देता है, अरे भाई तू जीत पाएगा उससे, लड़ रही है। बट ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। एक्चुअली सोसाइटी को ऐसा लगता है, बट उल्टा हो जाता है। लड़के लोग से कोई नहीं जीत पाता है। देखो, हाँ, देखो अभी कितना पावरफुल हो गया है फेमिनिस्ट पावर। हाँ, देखो, तो सिटीजनशिप क्या बताया हम कि ग्रीक दुनिया को सबसे पहले दिया नागरिकता। ओ, बात अलग है कि यहाँ पे वुमेन्स को नागरिकता नहीं दिया जाता था, स्लेव्स को भी नागरिकता नहीं दिया जाता था। जो वहां पे स्लेव्स होते थे, जो बस दास होते थे, मतलब सर्विस के लिए होते थे, काम करने के लिए, तो स्लेव्स आर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। इवन चिल्ड्रन को भी नहीं दिया जाता था। चिल्ड्रन आर ऑल्सो नॉट गिवन
सिटीजन। बाल बुत्र लोग, ये लोग क्या करेगा, स्टेट वगैरह गवर्नमेंट वगैरह लोग क्या ही कर सकता है, ये लोगों को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता। तो एक पता है तुमको कि उन्होंने डेमोक्रेसी दुनिया को दिया, दूसरा उन्होंने सबसे पहले क्या दिया, सिटीजनशिप का आइडिया दुनिया को दिया। एथेंस ने कुछ और दिया दुनिया को, क्या दिया बताओ तो। एथेंस दुनिया को ये दिया, अभी कौन सा पिक्चर चल रहा है, स्पाइडर। दुनिया, एथेंस जो है दुनिया को पता क्या दिया, थिएटर। द फर्स्ट थिएटर वॉज इवॉल्व इन एथेंस। दुनिया में सबसे, ग्रीक वो देश है जो देश दुनिया को क्या दिया, थिएटर दिया। थिएटर is for entertainment, and what kind of things are shown in the theater? ग्रीक में कौन कौन सा थिएटर में दिखाया जाता था, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ज्यादातर जो थिएटर ग्रीस में चलता था और सबसे पहले वहीं पे स्टार्ट हुआ, तो ज्यादातर क्या, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ट्रेजेडी से भरा हुआ घटना वहां पे दिखाया जाता था, और नहीं तो कॉमेडी करके दिखाया जाता। दुनिया को एक और चीज दिया ग्रीक, जो आज दुनिया में हर जगह है। ये देश वो देश है जिसने सबसे पहले दुनिया को दिया फर्स्ट ओलंपिक गेम। वो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, ओलंपिक गेम। द फर्स्ट ओलंपिक गेम was held in Athens। पहला ओलंपिक जो गेम है वो ओलंपिक, ओलंपिया में हुआ। ओलंपिया एक ग्रीक का छोटा सा सिटी है जहां पे ये शहर हुआ। तो ग्रीक में आता है, तो ग्रीक ने तो दुनिया को दिया। और ये हुआ कब, पहला 776 बीसी, याद रखना 776 बीसी में पहला ओलंपिक हुआ था। 776 बीसी है ना। 776 बीसी में क्या होता है, दुनिया में पहला ओलंपिक गेम हुआ, और वो भी ओलंपिक गेम कहां हुआ, ग्रीक में हुआ। सो ग्रीक गेव द ओलंपिक गेम टू द वर्ल्ड, विच हैज नाउ कंटिन्यूड, जो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक 4 साल पे क्या होता है, एक बार ओलंपिक होता है। जैसे कि हम लोग का 2027 में कि 2028 में भी होने वाला है ना। उसमें तैयारी की जा रही कि आज तक क्रिकेट ओलंपिक का पार्ट नहीं बना, लेकिन इस बार तैयारी किया जा रहा है भारत के तरफ से और दुनिया की तरफ से कि क्रिकेट को जोड़ा जाए। ओलंपिक में सब पार्ट है सिवाय क्रिकेट का। क्रिकेट एक ऐसा चीज है जो बहुत अभी पॉपुलर हुआ, लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं है कि दुनिया में सारे लोग खेलते हैं। सारे लोग दुनिया में फुटबॉल खेलते मिल जाएंगे, लेकिन क्रिकेट में, क्रिकेट का सबसे ज्यादा क्रेज इंडिया में। गली में क्रिकेट, रोड पे क्रिकेट, छत पे क्रिकेट, टेरेस पे क्रिकेट, क्रिकेट ही क्रिकेट। हाँ, प्रोटेस्ट में भी बढ़िया है ना। प्रोटेस्ट में तो बढ़िया ब्रिगेडिंग रहता है, अब तो विकेट हो गया, चलो ठीक है। हाँ, और हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है। जय हो। जो दिखता है वो होता नहीं है। चलो देखो है, अब यहाँ पे क्या क्या बताया, ओलंपिक गेम दिया दुनिया को, थिएटर दिया दुनिया को, डेमोक्रेसी दिया दुनिया को, सिटीजनशिप दिया दुनिया को, और दिया ग्रीक जो है दुनिया को एक और चीज दिया जिसके लिए ग्रीक सबसे ज्यादा जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। ग्रीक इज द बर्थ प्लेस ऑफ फिलॉसफी। ग्रीक गिव्स द फिलॉसफी। क्या क्या दिया दुनिया को, फिलॉसफी दिया, लिटरेचर दिया, और क्या दिया, फिलॉसफी दिया, लिटरेचर दिया, और दुनिया को जो है कल्चर दिया। ये 3 चीज दुनिया को जो है ये बहुत देता है ग्रीक। अब बात आता है कि फिलॉसफी किस तरीके से देखता है। देखो, ग्रीक इज द प्लेस ऑफ, ग्रीक को कहा जाता है ना, ग्रीक एक ऐसा जगह है ना जो मतलब लर्निंग प्लेस है। यानी दुनिया के जितने भी बड़े इंसान हैं और दुनिया के जितने भी बड़े ग्रेट हुए हैं वो सब निकले कहां से, ग्रीक से। इसलिए ग्रीक को कहा जाता है, ग्रीक इज द बर्थ ऑफ द फिलोसफिकल, बर्थ ऑफ फिलोसफी, लिटरेचर
एंड कल्चर। फिलॉसफी मतलब क्या है? दुनिया में सबसे पहला फिलोसफर यहीं पे बना, जिसका पहला नाम क्या था? सॉक्रेट्स। और सॉक्रेट्स कहां का था? ग्रीक। ग्रीक में कहां का था? एथेंस। एथेंस वाज द पार्ट ऑफ ग्रीक। सॉक्रेट्स नाम सुनिए ना, पढ़ाए थे पॉलिटिकल साइंस में। सॉक्रेट्स। सॉक्रेट्स वाज द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का पहला फिलोसफर है। हालांकि इनको टीचर भी कहा जाता है। ही वाज द ग्रेट टीचर ऑफ ग्रीक, जो ग्रीक के सारे लोगों को ये घर घर जाकर सिखाते थे, पढ़ाते थे। पढ़ाते नहीं थे, सिखाते भी नहीं थे। He was against the learning, he was against the lecture। लेक्चर, लर्निंग, इन सब चीजों को अगेंस्ट थे। ये बात करते थे, he tried to build critical mindset in the learner, among the learners। यानी जो पढ़ने वाले हैं उनके अंदर क्रिटिकल माइंडसेट बनाया जाए, यानी डेवलप द क्वेश्चनिंग एटीट्यूड। ये चाहते थे कि क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, बच्चा क्वेश्चन पूछे। ये बोलते थे, वो खुद ही कहते थे, उनको खुद का लाइन बता रहे हैं। वो कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू, आई इंटरेस्टेड टू डेवलप यू अ काइंड ऑफ वर्च्यू बाय विच यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। मतलब वो कहते थे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाना, यहां पढ़ाने के, मतलब वो कहते थे कि आई हेट टीचिंग बट आई लव क्वेश्चनिंग। यानी ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे क्वेश्चन करना, और कहते थे कि जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाओगे, व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड टू द क्वेश्चंस, व्हेन यू अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन करो, पूछो। क्योंकि पूछने से क्या होगा? आपका रेशनैलिटी बाहर आएगा। पूछने से क्या होगा? आप तर्क वितर्क अगर आप करोगे, बहुत सारी चीजों, आपके नॉलेज का क्या होता है, मतलब नॉलेज, आप जितना भी नॉलेज लिए हो, ये क्वेश्चनिंग करके पता चलता है कि ये नॉलेज का जो वैल्यू है, नॉलेज जो है कितना वर्थ इट है। तो क्वेश्चनिंग ये क्या करते थे? सॉक्रेट्स का मेन काम था, सॉक्रेट्स का मेन काम था टू डेवलप द क्वेश्चनिंग एटीट्यूड अमॉन्ग द चिल्ड्रन। और सबको पढ़ाते थे, सबको सिखाते थे। बट सरकार को ऐसा लगता था, ग्रीक वाले को, कि भैया इसके इतने फैन होते जा रहे हैं, सारे लोग इतने फैन होते जा रहे हैं, इतना बड़ा ये एक कद बन गया सॉक्रेट्स का पूरे ग्रीक में, कि सरकार को चिंता होने लगा कि भाई इतना तो हमारा वोट देने नहीं आता जितना कि इसको चाहता है। और क्यों चाहता है? बस यही कारण कि वो तर्क बड़ा अच्छा करते हैं, बताते बड़ा अच्छा से, बताते ये है कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। बोलते पढ़ाता तो सब है, आप कितना समझाते हो, आप कितना उसको एक क्रिएटिव, उसको क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करना सिखाते हो। आपको कॉपीकेट नहीं बनना है। वो कह दिया, हाँ नहीं समझा, पूछ, है ना? ये इस तेज कहते थे, आई नो दैट आई नो नथिंग। कहते थे, आई नो दैट आई नो नथिंग। वो कहते मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो एक और चीज कहते थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि जो चीज दिख रहा है तुमको, वो सत्य नहीं होता है हर टाइम। So whatever you see around us, it does not means that everything, अरे मत करो, ये सब कुछ क्या होता है? सही होता है। ठीक है? तो ये चीजें जो है सॉक्रेट्स से हम लोग समझते हैं। सॉक्रेट्स वाज अ ग्रेट टीचर। बाद में जो सरकार को ऐसा लगता है कि भैया ये हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा, तो सरकार क्या करता है? इसको करप्शन के चार्ज में क्या करता है? फंसा देता है, और कहता है ये कि ये देश के खिलाफ बात कर रहा है, और देश के छात्रों को क्या कर रहा है? गुमराह कर रहा है। सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बात बोलने का जो है ये इनकरेज कर रहा है। तो उसके बाद क्या होता है? सरकार जो है इस
केस में जो है इसको फंसा देता है और उसके बाद जूरी के पास आता है, यानी कोर्ट के पास इनको पेश किया जाता है कोर्ट में। और कोर्ट भी जो है सारे जितने भी वहां पे थे, सारे जज तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ जज तो अपना बातें नहीं बोलते आई एम ऑल्सो द फैन ऑफ सॉक्रेट्स। हाँ हाँ, जूरी सबसे पहले, लॉ है तो कोर्ट नहीं होगा, सिटीजनशिप है तो कोर्ट नहीं है। सुनो लो, ये वहां के आधे से ज्यादा जज जो है अपना बातें नहीं डायरेक्ट बोल देते, अपने केस से ही क्या करते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, हम अपना एक कलंक नहीं लगाना चाहते, क्योंकि दे आर ऑल्सो द फैन ऑफ सॉक्रेट्स एंड देयर फिलॉसफी, देयर आइडिया। बिकॉज वो बोलते थे एथिकल इंसान बनना बहुत जरूरी है। और एथिकल इंसान कैसे बनोगे? एथिकल इंसान आप कब बनोगे? और एथिकल इंसान आप तब बनोगे जब आप अपने अंदर प्योर और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप करोगे। और जब तक क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप नहीं करोगे तब तक आप ट्रुथ से बहुत ज्यादा दूर रहोगे। यू आर फार फ्रॉम ट्रुथ, यू कांट अंडरस्टैंड द ट्रुथ until and unless you will not develop the questioning attitude। अगर सवाल नहीं पूछते हो, बहुत सारा चीज है। बाद में सॉक्रेट्स को जूरी जो है, उसमें कुछ ही जूरीज जो है जो गवर्नमेंट के दबाव में वो क्या करते हैं, देखो जूरी पे तो गवर्नमेंट का दबाव होता है, तो गवर्नमेंट का दबाव में क्या होता है, जूरी क्या करते हैं, डिसीजन दे देते हैं कि ठीक है, इसका जुल्म यही है कि अगर वो छात्रों को बहकाते हैं और सरकार और देश के खिलाफ देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो इसका सजा बहुत बड़ा सजा है। बोला गया कि एक जहर भरा बाउल लाया गया और कचौड़ी लाया गया और बोला गया कि इनको सजा यही कि इनको पिला दे। सॉक्रेट्स के पास ये भी ऑप्शन था कि वो मतलब उनके पास बोला गया कि आप माफी मांग लीजिए, तो बोलते माफी मेरे डिक्शनरी में नहीं है। बाकी सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन झूठ, सत्य को गुमराह करके पेश करना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वॉट एवर आई डिड इन माई लाइफ, आई हैव अ प्राउड ऑन इट। मैंने जो कुछ भी किया सही किया, एथिकल किया, एवरीथिंग इज एथिकल, आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहते थे दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो होने दो, जब तक कि तुम मानते हो कि नहीं हम सत्य हैं, हम सही काम कर रहे हैं, तो उस बात पे तुम्हें विश्वास करना चाहिए, चाहे दुनिया तुम्हारे अपने लोग ही क्यों ना अगेंस्ट हो जाए। और ये होगा जब तुम सत्य के खिलाफ बात करोगे, सत्य से लड़ाई करोगे, सत्य के लिए लड़ाई करोगे, तो पूरा दुनिया जो है खड़ा हो जाएगा रोकने के लिए। और ये उस टाइम पे बोला गया, उनको सारे स्टूडेंट बोलते थे सर छोड़ दीजिए, माफी तो मांगना है, आप जस्ट अपोलाइज, वो भी रिटेन मांगना था, सबके सामने नहीं, रिटेन में आप लिख के दे दीजिए, नहीं लिख के देंगे, जहर का बॉल पी लेते, डेथ हो जाता है, लेकिन एक सिंबल बनता पूरी दुनिया में, एक ये जाता है कि ट्रुथ के आगे ये कभी झुके नहीं। और यही चीज इनके स्टूडेंट्स को भी क्या करता है, इंस्पायर करता है। और इनका ही स्टूडेंट्स थे जो बाद में जाके सबसे बड़ा फिलोसोफर बने, प्लेटो। ये भी कहा गए थे ग्रीक। तो दुनिया में सबसे पहला फिलोसोफर कौन आया, सॉक्रेट्स है ना। दुनिया में सॉक्रेट्स से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन था, उनका स्टूडेंट जिनका नाम क्या था, प्लेटो। जो जाकर पॉलिटिकल फिलोसोफर बनते, वो भी है ना, वो क्या बनते हैं, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर, बहुत बड़ा पॉलिटिकल फिलोसोफर बनते प्लेटो। उनके ही आइडिया, उनके ही स्ट्रेटजी, ये भी विश्वास करते एथिक्स पे, जस्टिस पे। इनका क्वेश्चन, इनका तो एक ये है थॉट है, रिपब्लिक, इनका बुक है ना द रिपब्लिक, है ना, सॉक्रेट्स का एक बुक है द रिपब्लिक। उन्होंने, प्लेटो जो है एक एकेडमी भी स्टार्ट किए थे, प्लेटो एकेडमी, जहां पे सारे ग्रीक के बच्चे आते थे पढ़ने, है ना, सारे ग्रीक के बच्चे आते थे पढ़ने, क्योंकि ग्रीक में उस समय प्लेटो, मतलब सॉक्रेट्स के जाने के बाद प्लेटो जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, इतना इंटेलेक्चुअल, इतना तर्क शक्ति, रेशनल, कोई नहीं था। तो प्लेटो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, इनके आइडिया को सारे लोग, पूरा दुनिया माना। इनका एक दिया गया थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस जस्टिस के कॉन्सेप्ट को पूरा दुनिया क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कई सारा थ्योरी दिया गया, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म, आइडियल स्टेट का बात करते थे।
बोलते हैं आइडियल स्टेट तभी होगा जब इंसान आइडियल होगा। स्टेट बनता है लोगों से, लोगों से बनता है स्टेट। लोग एथिकल नहीं होंगे, आइडियल नहीं होंगे और मोरल नहीं होंगे तो स्टेट आइडियल कभी होगा? कभी नहीं होगा। और कहते थे जिस स्टेट का, देखो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस का बात करते थे, आइडियल स्टेट का बात करते थे। बोलते आइडियल स्टेट का मतलब पता है क्या है? आइडियल स्टेट का मतलब होता है सबसे पहले आइडियल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। जिस स्टेट पे प्रॉपर जस्टिस है वो स्टेट आइडियल बनेगा। मतलब एक स्टेट को अगर आइडियल बनाना है तो उसको सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे करनी चाहिए? जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे, कि एक भी ऐसा व्यक्ति ना हो उसके राज्य में जिसके साथ अगर अन्याय हुआ है और उसको जस्टिस नहीं दिया स्टेट। तो अगर स्टेट किसी को जस्टिस नहीं दे पाता है तो फिर वो स्टेट कहलाना बेकार है। तो वो बनाए गए जस्टिस देने के लिए, इसको कहा जाता है नेचुरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। बहुत अच्छा बात जो है प्लेटो की है। इनके ही एकेडमी में एक और बच्चा पढ़ने गया था जो आगे जाकर इनसे प्रभावित हुआ था, उनका नाम था एरिस्टोटल, है ना। एंड एरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, है ना। लेकिन एरिस्टोटल जब गए थे इनके एकेडमी में पढ़ने, इनका एकेडमी तो एथेंस में था ना प्लेटो का, प्लेटो तो एथेंस के थे ना। तो एरिस्टोटल गया था पढ़ने, लेकिन एरिस्टोटल वाज नॉट अ कॉपी कैट ऑफ हिज मास्टर। प्लेटो का कॉपी कैट नहीं था। एरिस्टोटल प्लेटो से पूरा 360 डिग्री उल्टा था। उनसे ही पढ़ा था, उनसे ही कॉन्सेप्ट लिया था, लेकिन पूरा का पूरा 360 डिग्री अलग था। 360 डिग्री अलग था क्योंकि इनका आइडिया, इनका फिलॉसफी, एरिस्टोटल का जो थॉट है वो प्लेटो के थॉट से मैच नहीं करता है। हाँ, उनसे मेथड सीखे हैं, पढ़े हैं, फिलॉसफी जाने, बट मैच नहीं। और एरिस्टोटल किस लिए जाने जाते हैं? एरिस्टोटल जाने जाते हैं किस चीज के लिए? कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस का कॉन्सेप्ट तो उसी ने दिया। ये जो आज पॉलिटिकल साइंस हम लोग एक सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसको प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का बुक ही द पॉलिटिक्स, है ना, बुक पॉलिटिक्स कौन लिखा? एरिस्टोटल। उसी से आया पॉलिटिकल साइंस। अरे एरिस्टोटल बहुत विद्वान इंसान था, और विद्वान इस इंसान होने के पीछे एक और सबसे बड़ा कारण है कि एरिस्टोटल का जो पिताजी थे वो खुद भी फिजिशियन थे, रॉयल कोर्ट का, यानी उस समय के जो राजा थे उनका पर्सनल फिजिशियन थे इनके पिता। तो शुरू से उनके पिता चाहते थे कि इनको भी फिजिशियन बनाएंगे। इनको थोड़ा फिजिक्स का भी ज्ञान था, फिजिशियन भी थे, मैथमेटिक्स भी थे, फिलोसफर भी थे। बाद में इनका इंटरेस्ट लॉ और इन चीजों पे चला गया, लॉ, पॉलिटिक्स, स्टेट, गवर्नमेंट। उसके बाद वो चीजों को पढ़ने लगे। तो ये हर चीज में बेहतर था एरिस्टोटल, हर चीज का। इनके पास प्योर साइंस का भी नॉलेज था और सोशल साइंस का नॉलेज तो इन्होंने डेवलप किया। ये कारण कि एरिस्टोटल वाज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल ज्यादा फिलोसफी का बात नहीं करता है, एरिस्टोटल ज्यादा फिलोसफिकल बात नहीं करता है। एरिस्टोटल वाज टू मच ग्राउंड टू अर्थ, यानी प्रैक्टिकल और फैक्ट बेसिस पे बात करता है। वो ज्यादातर प्रैक्टिकल चीजों को बताता था, वो हवा हवाई में बात नहीं करता था, एज्यूम करके बात नहीं करता था, इमेजिनेशन हर चीज नहीं होता था, रियलिटी ग्राउंड्स को दर्शाता था। ये कारण है कि पॉलिटिकल एरिस्टोटल वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर। एरिस्टोटल भी एक अपना एक एकेडमी खोला था जहां पे पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, लीसियम बोल के है। क्या है? लीसियम बोल के है। तो सब समझ में आ रहा है हम क्यों बोले कि ये फिलोसफी के लिए जाना जाता है? क्योंकि द ग्रेट फिलोसफर तो यहीं से हुए, इसके पहले तो कोई फिलोसफर ही नहीं हुआ है। ये जब हुए हैं तो इससे ही डेवलप्ड हो गया मॉडर्न वेस्टर्न थॉट। ये जो वेस्टर्न थॉट है, क्योंकि ये लोग वेस्ट के थे ना, दे ऑल आर बिलोंग्स टू द यूरोप, एंड यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर। दे आर बिलोंग्स टू वेस्ट, यानी वेस्टर्न कंट्री, इसलिए इनको कहा जाता है वेस्टर्न थॉट। दे एक्चुअली डेवलप्ड वेस्टर्न थॉट, यानी पश्चिमी विचारधारा, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखने वाले लोग ये थे। अंडरस्टैंड? तो ये लोग थे। हाँ,
बोलो बोलो। कुछ एरिस्टोटल जो था तो वो प्लेटो का स्टूडेंट था। वो अपने टीचर प्लेटो और उसका जो थॉट्स था वो मेल करता था या नहीं? देखो एरिस्टोटल कुछ जगहों पे प्लेटो की बातों को जगह दी है अपने थॉट में, लेकिन एरिस्टोटल ज्यादातर बातों से जो है उनका इत्तेफाक नहीं रखते थे। एरिस्टोटल एक तरीके से बात करते थे, प्लेटो एक तरीके से बात करता था। ठीक है, देखो एरिस्टोटल जो बात था, एरिस्टोटल भी एथिकल था। देखो एथिकल ये भी विश्वास करता था, कुछ चीज सिमिलरिटीज थी। जैसे वो बोलता था कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान, एक एथिकल बनना बहुत जरूरी है ना। एक एथिकल पर्सन मतलब जो जानता हो कि क्या सही है क्या गलत है ना। एथिकल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब क्या होता है। हु इज कॉल्ड एथिकल और मोरल पर्सन? द पर्सन who correctly know what is right and what is wrong, which activity is good for the society and not for the society. बट वो एथिकल होने के लिए एडुकेशन इज वेरी नेसेसरी। बट एडुकेशन में कैसे एडुकेशन? ट्रू एडुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात तो ये भी एक्सेप्ट करता था एरिस्टोटल भी, और प्लेटो का ही बात था, एरिस्टोटल बात किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या है, बुरा अलग है। कुछ कुछ जगहों पे ये अलग है। अब देखो ग्रीक वो देश है, आज हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, मैथ्स में हम लोग सब लोग क्लास 10 में जो एक चीज पढ़े थे, एक थ्योरम पढ़े थे। बोलो तो कौन सा थ्योरम पढ़े थे? पाइथागोरस पढ़े थे ना थ्योरम। पाइथागोरस ही कहा जाता है। क्यों पता है पाइथागोरस कहा जाता है? सुनो, क्योंकि एक ग्रीक का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन इसी टाइम पे है जिसका नाम ही था पाइथागोरस, और उसने जो डायग्राम दिया वही बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस वाज द ग्रेट मैथमेटिशियंस। यानी मैथमेटिशियंस का भी इधर देखो, मैथमेटिशियंस भी जो है दुनिया को दिया कौन? ग्रीक। आज हम लोग पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग, पढ़ाई पढ़ते हैं ना फिजिक्स, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कौन दिया? ग्रीक। आज हम लोग पढ़ते हैं ना मेडिकल, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? ग्रीक। यानी हम क्यों बोले कि दुनिया में ग्रीक वो देश है जो देश दुनिया को ज्यादातर चीजें दिया है ना। ऐसा कोई चीज नहीं जो दिया नहीं है। हाँ, इतिहास पढ़ते हैं ना आज हम लोग, हिस्ट्री। हेरोडोटस was the father of history and Herodotus belongs to Greek historia। हाँ, सब उधरी से है। तुक्का उक्का अगर आएगा ना तो 4-5 में तुक्का मार दोगे ग्रीक तो 2-3 में तो सही हो ही जाएगा। अरे एमसीक्यू नहीं देता, वो बात हम बोले ऐसी कि अगर ऐसा आता है तो 2-3 में तो सही हो जाएगा। तो कितना सारा चीज जो है ग्रीक से आ रहा है, ग्रीक का कॉन्सेप्ट देखो। अब बात आ रहा है कि जो ग्रीक है, ग्रीक में दो सबसे फेमस सिटी स्टेट होता था, एथेंस और स्पार्टा। अब दोनों को बता दे क्यों ये दोनों किस किस चीज के लिए फेमस होते थे। Why Athens is famous? So Athens is famous for their philosophy, ज्ञान बांटने वाला चीज से फेमस था। बड़ा बड़ा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरी, थॉट, पर्सपेक्टिव के बाद एथेंस यही सारा लर्निंग, एकेडमिक चीजों के लिए फेमस था। एथेंस इज फेमस फॉर, एथेंस इज द पावरफुल बिकॉज ऑफ 2 रीजन। वन इज, एक कारण था जिसके कारण ये पावरफुल था, बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी, यानी जितना भी बड़ा बड़ा फिलॉसफी था वो एथेंस से आया। और दूसरा पावर क्यों था कि एथेंस इज द लार्जेस्ट सिटी स्टेट ऑफ द ग्रीक, ग्रीक का सबसे बड़ा सिटी स्टेट था। तो एक तो अपना इन तमाम चीज जो दिया उसके लिए जाना जाता था, और एक लार्जेस्ट था इसके लिए जाना जाता था। बट स्पार्टा में विज्ञान पढ़ाई लिखाई के लिए जाना जाता था, एथेंस गेम हम सब यही पे हुआ। लेकिन स्पार्टा इज डिफरेंट। Sparta is famous and renowned not for the academic purpose,
बट फॉर द गुंडागर्दी और मारामारी के लिए फेमस था। यानी स्पार्टा जो है इज फेमस फॉर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और दूसरा डिसिप्लिन सोसाइटी। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मतलब इसके पास ना पावरफुल मिलिट्री था, और इतना ज्यादा मिलिट्री था कि ये सब पे क्या करता था, दबदबा उस टाइम पे चलाता था। और दूसरा चीज था वेल डिसिप्लिन। द पीपल ऑफ स्पार्टा, स्पार्टा का जो पीपल थे ना वेरी वेल डिसिप्लिन। लाइक आज देखोगे नॉर्थ कोरिया का लोग बोला ऐसे बाल कटाओ सब ऐसे खा लो, वो आया बोला चुपचाप से रहा, सब चुपचाप रहता। हाउ दे आर डिसिप्लिन्ड। एथेंस आर नॉट डिसिप्लिन बिकॉज दे आर वेरी पढ़ा लिखा इंसान। तो पढ़ा लिखा इंसान दे आर नॉट वेरी डिसिप्लिन। द पीपल देखो एनसीसी वाले और आर्मी वाले दे आर वेरी डिसिप्लिन इन कंपेयरिंग टू अदर सेक्टर्स। दे आर नॉट पंक्चुअल। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम इस सेंस में बोल रहे हैं कि जो मिलिट्री रूल जहां पे होता है, देखो इस एथेंस इज अंडर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या कहता है, फ्रीडम। सिंपल बात है। तो यहाँ पे बोला बोले सब तो होगा ही, तर्क वितर्क। स्पार्टा अंडर द मिलिट्री रूल। और कौन सा सिस्टम चलता था, स्पार्टा रूल अंडर द ओलिगेसी सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ओलिगेसी। ओलिगेसी मतलब रूल बाय फ्यू, रूल बाय एलिट क्लास, यानी समाज के सबसे ऊंचे वर्गों के द्वारा रूल किया जाता था, शासन किया जाता था। कहां पे, स्पार्टा में। लेकिन एथेंस में लोगों का शासन था। और यहां पे क्या था, 3-4 लोग मिलकर क्या करते थे, पूरा चलाते थे। तो वो लोग पावर का इस्तेमाल करते थे। दे स्पार्टा, जो स्पार्टा के रूलर होते थे, दे यूज फोर्स, दे यूज मिलिट्री फोर्स टू कंट्रोल द पीपल, बट they use the just law, not force। ये लोग प्यार से देश चलाते थे। ये लोग क्या करते थे, मार पीट कर इंसान को थ्रेट में देश चलाते थे। इसीलिए यहाँ पे वेल डिसिप्लिन ज्यादा था, मिलिट्री ज्यादा था, क्योंकि ये मिलिट्री रूल था स्पार्टा। और ये एथेंस फिलॉसफी बड़ा बड़ा चीज के लिए जाना जाता था। अरे भाई जो ताकतवर होता है इसको मिलिट्री इतना काहे रखे हैं, पिटने के लिए दूसरा लोग। देखो भाई दो तरह से इंसान ना ताकतवर बनता है। एक बनता है इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअल पावर मींस बेस्ड ऑन द नॉलेज, बेस्ड ऑन नॉलेज, आर्गुमेंट, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज के ऊपर। नॉलेज के आधार पर कोई अपने आप को थोड़ा दिखाता शक्तिशाली। Like all the category of teachers, they will sharing the vast knowledge, है ना, and they will try to maintain a kind of status कि भाई कितना जानते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉलेज कुछ नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से दिखाते हैं, लोग से दिखाते हैं। 4-5 को लोग चल रहा है ना, कौन सा बोलो, ओलिगेसी। Oligarchy is a political system and in which the country was governed by the few people, that means the elite class। समाज के जो सबसे अमीर और वेल्दी पीपल होते थे, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग होते थे, वे लोग स्पार्टा को चलाते थे। और कैसे चलाते थे, मिलिट्री डिसिप्लिन, मिलिट्री लॉ। एक गलती सबको मार देंगे। एक जन को ऐसे मारता था ना कि आधा जन तो दहशत में नहीं काम करता था। ये होता था मिलिट्री रूल। अरे भाई एनसीसी में ये गलती सब बैंक का तो बोलता, तो जो सामने वाला गलतियों करते होगा बोलते देख थोड़ा कर हम फंस मत कर, तो डर रहता है। ये डेमोक्रेसी में थोड़ा फ्रीडम होता है ना। अब जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी में जंतर मंतर पे इतना कुछ हो गया, लोग प्रोटेस्ट कर दिया, ये कर दिया। तुमको लगता है नॉर्थ कोरिया में ही सब हंसता नहीं है, नॉर्थ कोरिया में हमारा यही तो भैया तुम चल गए प्रोटेस्ट इतना बोलते तब तक तुम तना जाते, दिखती ही नहीं है ना। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी। और यही होता है ओलिगेसी। ओलिगेसी काइंड ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। ऑथोरिटेरियन मतलब डिक्टेटोरियल, समझ में आया। याद रखते हैं, नेक्स्ट क्लास जो है आगे बढ़ेंगे। चलो डन।